नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी। पॉलिटी में मैं अनुच्छेद 4 तक पढ़ा चुका हूँ। आगे का वीडियो जो है, आज का वीडियो का टॉपिक है राज्यों का उद्भव। राज्यों का उद्भव कैसा हुआ, आजादी के बाद राज्य कैसे कैसे बने। जैसे ये उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, इनका निर्माण कब और कैसे हुआ, किस आयोग के गठन के द्वारा हुआ, किस तरह प्रोसेस हुआ। वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगा, उम्मीद कर रहा हूं आप मेरे चैनल फ्यूचर विद आशुतोष को सब्सक्राइब किए होंगे, सब्सक्राइब कर चुके होंगे। इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आप फ्यूचर विद आशुतोष को सब्सक्राइब करिए, जहां पे आपको मिलेगा फ्री ऑनलाइन क्लासेस। ये आपको बता चुका हूं। राज्यों का उद्भव आज का मेन टॉपिक है, राज्यों का उद्भव। राज्यों का उद्भव 1947 में 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद राज्यों के बारे में जो 11 राज्य थे उस टाइम पे, प्रांत थे, प्रांतों में एक अलग सी व्यवस्था सी होने लगी, अलग आवाज उठने लगी कि हमको अलग किया जाए। कुछ लोग कहते थे कि राज्यों का गठन किया जाए, पुनर्गठन किया जाए, वो भाषा के आधार पे हो। कुछ लोग कहते थे प्रशासन के आधार पे हो। कुछ लोग तरह तरह की बातें करते थे। आजादी के बाद भारत में देशी रियासतें, जिसमें राजा महाराजाओं के शासन हुआ करता था, और ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। अब ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों में एक आवाज सी उठने लगी कि क्या होता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि गृह मंत्री थे, उन्होंने एक आज्ञा पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया 1947 के बाद कहा गया कि देशी रियासतें चाहें तो उनके पास 3 रास्ते हैं, या तो वो भारत में विलय हो जाए, या तो वो पाकिस्तान में विलय हो जाए, या स्वतंत्र रहें। लेकिन उसमें से भारत में 552 में से 549 जो थी भारत के क्षेत्र में, भारतीय भूभाग क्षेत्र में 552 में से 549 जो देशी रियासतें थी, वह भारत में विलय पत्र पर सिग्नेचर करके भारत में हो गई। उनके अलावा ये 3 राज्य हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर बचे। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा भारत में विलीन किया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह करके किया गया। लेकिन जो कश्मीर था, कश्मीर ना तो भारत में विलय होना चाहता था, ना पाकिस्तान में विलय होना चाहता था। वह स्वतंत्र राष्ट्र बन के रहना चाहता था। भारत ने उसके मान का सम्मान किया और उसको स्वतंत्र रहने के लिए कर दिया। उस टाइम राजा हरि सिंह हुआ करते थे, जो कि स्वतंत्र जम्मू कश्मीर की मांग को मानी। लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तानी सेना काबिलियाई बेस ने आके जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और इस पर अतिक्रमण करने लगी। यहाँ पे मैं छोटा सा मैप बना रहा हूँ एक समझाने के लिए। इस पर एक अतिक्रमण करने लगी जम्मू कश्मीर में। तो जब अतिक्रमण करने लगा, कश्मीरी पंडितों की कत्लेआम मचाया गया, तो राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। बोला कि मैं भारत में कश्मीर को विलय करना चाहता हूँ, भारत का विलय कश्मीर में करना चाहता हूँ। और उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारत ने इसकी सहायता किया और यूएनओ में बात उठी। उस बात को मैं ड्रॉप करूंगा, मैं अलग से कश्मीर का इतिहास और आर्टिकल 370 के बारे में बताएंगे बाद में। फिलहाल आज का मुद्दा जो है उस पे आते हैं। इस तरह जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर लिया गया और पाकिस्तान के साथ अभी भी पीओके का क्षेत्र विवादित है। वो बातें अभी भी नहीं कर रहे हैं। पीओके के बारे में, गुलाम कश्मीर के बारे में बाद में बातें करेंगे। बात आती है राज्यों के उद्भव की। राज्यों के उद्भव के बारे में शुरुआत हुई जब बातें उठने लगी, तो एक धर आयोग, एसके धर की अध्यक्षता में धर आयोग का गठन किया गया। एसके धर की अध्यक्षता में धर आयोग का गठन किया गया। कब? जून 1948 में। और इसने कुछ ही महीनों बाद 1948 में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में क्या कहा? राज्यों का गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुधार के आधार पर हो, प्रशासनिक सुधार के आधार पर होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, धर आयोग का जब ये रिपोर्ट आया कि भाषाई आधार की बजाय प्रशासनिक सुधार पे, तो पूरे भारतवर्ष में बड़ा असंतोष की लहर फैल गया। असंतोष होने लगा, बहुत ज्यादा विवाद होने लगा, बहुत ज्यादा लोग दूसरी दुनिया की तरफ जाने लगे कि भाषाई आधार पर होना चाहिए। उनकी मांग थी कि भाषाई आधार पर होना चाहिए। इन सब असंतोष के कारण
जेवीपी समिति दिसंबर 1948 में गठन किया गया। दिसंबर 1948 में देखिएगा, ये जून में है और यहाँ दिसंबर 1948 में एक नई समिति का गठन किया गया, जेवीपी समिति। जेवीपी में जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। इन 3 सदस्य थे, तीनों सदस्य के नाम पे इसको जेवीपी समिति कहा जाता है। इस समिति ने अगले कुछ महीने बाद कुछ महीनों बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 1948 में 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया और उसने एक सिरे से खारिज कर दिया इस बात को कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, या यूं कहूं कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन को इसने अस्वीकार कर दिया और कहा कि भाषा के आधार के बजाय प्रशासनिक सुधार के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। लेकिन इसके बावजूद, इसके निर्णय, इसकी क्या बोलते हैं इसको, अनुशंसा के बावजूद 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, ठीक है, भाषा के आधार पर गठन किया गया। जबकि 1953 में ही जेवीपी समिति ने यह बताया था कि भाषा के आधार पर गठन न किया जाए। 1953 में जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया तो पोट्टी श्री राम लालू कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे। पोट्टी श्री राम लालू ने 56 दिनों तक उपवास किया, हड़ताल किया इस बात के लिए कि भारत का विभाजन हो रहा है, भारत का विभाजन अब भाषा के आधार पर हो रहा है। इस पे कांग्रेस के एक सदस्य ने 56 दिन तक हड़ताल किया और उनकी मौत हो गई। ठीक, अब आती है फजल अली आयोग। 1953 में, दिसंबर 1953 में जब ये सब होने लगा तो फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत किया? 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, ठीक है। उसने स्वीकार किया कि राज्यों का जो आधार होना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। भाषा के आधार पर, ये देखिए फजल अली आयोग ने मान लिया। और लेकिन लिखा ना, बट एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को पूरी तरह नकार दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इतनी बात नहीं। धर आयोग का गठन जून 1948 में किया गया, जिसने राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर बताया। लेकिन असंतोष के कारण जेवीपी समिति ने दिसंबर 1948 में गठन किया गया, लेकिन उसने भी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया और कहा कि जो भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक सुधार के आधार पर होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। फिर फजल अली आयोग का गठन किया गया दिसंबर 1953 में, जिसने भाषा के आधार पर पुनर्गठन की बात की। अब चलिए देखते हैं कि अब राज्यों का गठन किस तरह से छोटे बड़े राज्यों को तोड़कर, चलिए अब आगे की देख लेते हैं क्या है। 1 नवंबर 1956 तक भारतीय जो क्षेत्र था उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। 1960 में द्विभाषी बंबई राज्य को दो भाषा के आधार पर 2 राज्यों में विभाजित किया गया, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात है। मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात यानी 15वें राज्य का गठन किया गया। उसके बाद 1961 में पुलिस कार्यवाही द्वारा 3 क्षेत्रों का अधिग्रहण किया गया, जिसमें गोवा, दमन और दीव 3 क्षेत्रों का अधिग्रहण किया गया। 12वें संविधान संशोधन 1962 को इन तीनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तीनों को 2 केंद्र शासित के रूप में बनाया गया, गोवा और दमन और दीव, ठीक है। उसके बाद 1987 में ये देखिए लिखा, 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पुडुचेरी जो कि फ्रांसीसी उपनिवेश हुआ करता था 1954 तक, 1954 को फ्रांस ने अपने उपनिवेश पुडुचेरी को भारत को सौंप दिया। 1954 को भारत को सौंप दिया। 1962 तक इसको अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में भारत के शासन क्षेत्र में रखा गया।
14वें अमेंडमेंट एक्ट में इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक है, पुडुचेरी को आधुनिक रूप से इसको पांडिचेरी कहते हैं, पांडिचेरी इसका नाम कर दिया गया पांडिचेरी। नागालैंड जिसमें चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था, शासन का अंत हुआ और 1963 में इसको 16वें राज्य का दर्जा दिया गया। 1963 में 16वें राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड में क्या आता है, असम का क्षेत्र और नागा जनजाति वाला क्षेत्र नागालैंड बनाया गया। 1966 में पंजाब से हरियाणा को अलग करके 17वें राज्य का गठन किया गया। 1966 में हरियाणवी भाषा के आधार पर, हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया। पहाड़ी क्षेत्र को हिमाचल बनाया गया, जिसको 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये सारे के सारे प्रश्न आते हैं, जैसे ये फ्रांसीसी उपनिवेश जो मैं लिख रहा हूँ, ये पांडिचेरी वाला बताया अभी ना, अभी जस्ट याद आ रहा है। ये यूपीएससी में पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है और एसएससी बैंक रेलवे का तो फेवरेट क्वेश्चन है ही, ये आता जाता रहता है कि पुडुचेरी किसका उपनिवेश था, फ्रांसीसी उपनिवेश था। ऐसे पूछ लेते हैं पुडुचेरी पुर्तगालियों का उपनिवेश था। ऐसे ऑप्शन में जब देते हैं ना लाइन बाय लाइन, तो उसमें ऐसे लिख देते हैं कि पुर्तगालियों का या डच का उपनिवेश था, तो वहाँ पे आपको देखना होगा कि ये फ्रांसीसी उपनिवेश था। अगर फ्रांसीसी नहीं है तो वो कथन गलत होगा। या क्वेश्चन सीधे आ सकता है कि पुडुचेरी किसके अंदर आता था, तो फ्रांसीसी। यहाँ पे बात कर रहे थे पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बहुत ही सुंदर राज्य है। 1972 में पूर्वोत्तर भारत में बड़ा ही बदलाव हुआ। ऐसा लिखते हैं 1972 में पूर्वोत्तर का पूरा मानचित्र बदल दिया गया। 1972 के बाद 19वें राज्य के रूप में मणिपुर को, 20वें राज्य के रूप में त्रिपुरा को और 21वें राज्य के रूप में मेघालय का गठन किया गया। उसके बाद आता है सिक्किम की बात। सिक्किम 1947 तक चोग्याल शासन में शाही राज्य हुआ करता था, जो कि भारत द्वारा रक्षित क्षेत्र था। 35वें अमेंडमेंट एक्ट 1974 में सिक्किम राज्य को भारत का संबद्ध राज्य बनाया गया और 36वें अमेंडमेंट एक्ट यानी 36वें संविधान संशोधन एक्ट 1975 को भारत के पूर्ण राज्य के रूप में सिक्किम को अपनाया गया। मिजोरम 23वां, अरुणाचल 24वां और गोवा 25वां, ये तीन के तीनों राज्य 1987 में बनाए गए। 1987 में इनका निर्माण हुआ। 2000 में 3 राज्य हुए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। छत्तीसगढ़ और झारखंड को अलग करके मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया। तेलंगाना सबसे आखिरी में 29वां राज्य बनाया गया 2014 में। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य को बनाया गया। अब देखते हैं कुछ नाम परिवर्तन हुआ है, उनके नाम देखते हैं। 1950 में संयुक्त राज्य यूनियन प्रोविंस से उत्तर प्रदेश राज्य किया गया, नाम उसका उत्तर प्रदेश का। 1973 में मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक में किया गया, आधुनिक कर्नाटक बनाया गया। 1969 में मद्रास को तमिलनाडु बनाया गया। 69वें संविधान संशोधन 1991 में, जो 1992 में प्रभावी हुआ, दिल्ली को एनसीआर बनाया गया, नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली क्षेत्र को बढ़ा के नेशनल कैपिटल रीजन का किया गया। आसपास के क्षेत्रों, आसपास के राज्यों से कुछ क्षेत्र को एनसीआर में मिला के बनाया गया। 2006 में उत्तरांचल को उत्तराखंड बनाया गया और नाम किया गया, परिवर्तन किए गए। 2006 में ही पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैं पुडुचेरी उल्टा बोल दिया, पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी हुआ है, ना कि पुडुचेरी का नाम पांडिचेरी हुआ है। ठीक है। 2006 में उड़ीसा राज्य का नाम ओडिशा रखा गया। तो बस इतना ही था राज्यों के गठन और नाम परिवर्तन को लेके। अब अगला जो वीडियो होगा फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार, वो कल बनेगा। उस पर 2 वीडियो बने, मोटा मोटा 2 वीडियो बनेगा 40-50 मिनट का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो उम्मीद से अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, जहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब, जहाँ पे मेरा वीडियो चल रहा है नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब आपको दिख रहा है, वहाँ पे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक करते जाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।